हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आज हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। जैसे कि हमने एक एक करके अपने सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट किया है, आइए अब इस वाले स्टैंडर्ड को भी कंप्लीट करते हैं। और ये आपका किसके ऊपर है? ये आपका है रेवेन्यू के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी आप अपना सामान, जो भी आप अपनी सेवाएं प्रदान करके जो आप एक ग्रोस अमाउंट कलेक्ट करते हो अपने कस्टमर से, उसको बोला जाता है रेवेन्यू। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेवेन्यू। तो उस रेवेन्यू का कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सामान को बनाती है, जब वो सामान होल सेलर को बेचती है या किसी भी सप्लायर को बेचती है, तो जो एक प्राइस चार्ज करती है कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, रेवेन्यू, उसका ट्रीटमेंट हमारी कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा है कैश 24, इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द। ये सारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको कौन हमारे तक पहुंचाता है? हमारे इंस्टीट्यूट की काउंसिल, जो एक वहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। In this standard, the standard portion have been set in bold italic type। मतलब जहाँ पर भी आपको ये बोल्ड इटैलिक वर्ड में जितना भी आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, ये आपका प्योर स्टैंडर्ड है। और जो अदर देन बोल्ड इटैलिक आपको शब्द देखने को मिलेंगे, वो आपका एक बैकग्राउंड मटेरियल है। These are to be read in the context of the background material which has been set in normal type। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कहाँ पर? कॉस्ट शीट में, मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट में। तो ये स्टैंडर्ड हमें वो सिद्धांत, हमें वो मेथड बताता है, किसका? क्लासिफिकेशन का, मेजरमेंट का और ट्रीटमेंट बताता है। और हमें ये भी बताता है कि आपको रेवेन्यू को कैसे असाइन करना है और आपको रेवेन्यू को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है अपनी कॉस्ट शीट में। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। इस स्टैंडर्ड का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप, मतलब एक एंटिटी जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, वो हमेशा, मतलब कंसिस्टेंसी इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर फॉलो करे, जो भी मेथड्स है और जो भी ट्रीटमेंट है रेवेन्यू को लेकर, क्योंकि कैश 24 रेवेन्यू की बात करता है। स्कोप। दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, असाइनमेंट, presentation and disclosure of revenue including those require attestation। इस स्टैंडर्ड का कवरेज एरिया क्या है? ये क्या क्या चीज कवर करता है? दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 हमारी ऐसी कॉस्ट शीट पर लगता है जिस कॉस्ट शीट में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम कॉस्ट को अलग अलग करके देखते हैं, उन कॉस्ट को मेज़र करते हैं, उन अलग अलग कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी देखते हैं, उनको अलग अलग जगह असाइन भी करते हैं, अपनी कॉस्ट शीट में प्रेजेंट करके और डिस्क्लोज करके भी दिखाते हैं। तो ऐसे ही रेवेन्यू का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग असाइनमेंट, अलग अलग मेजरमेंट और डिस्क्लोजर होता है।
तो ये स्टैंडर्ड उन्हीं सब बातों के बारे में बनाया गया है। अब आइए कुछ डेफिनेशन, आप वैसे बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हो अभी तक के स्टैंडर्ड की सीरीज में, आइए एक बार कुछ और डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, डेफिनेशंस। द फॉलोइंग टर्म आर बीइंग यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड विद मीनिंग स्पेसिफाइड। कुछ नीचे दी गई टर्म्स इस स्टैंडर्ड में आपको हेल्प करेगी, आपके यूज में आएगी। एनी टर्म नॉट डिफाइंड इन दिस स्टैंडर्ड shall have the same meaning and expression as set out in the glossary of terms issued by the council। कुछ डेफिनेशन जो नीचे नहीं लिखी गई उनका वही मतलब है जो हमने अपने पिछले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा, या फिर जिनका मतलब हमारी काउंसिल ने दिया। ठीक है, आइए। हाँ जी, तो पहली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बाय प्रोडक्ट। अब आपको ये पता है, आपने अपने इंटर ग्रुप 1 में पढ़ा है आपका बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट विद रिलेटिवली लो वैल्यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मेन प्रोडक्ट के साथ जो भी आपका अपने आप बाय प्रोडक्ट बन जाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं होती, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अगली डेफिनेशन, डिफेक्टिव्स। मटीरियल्स, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। दिस में इंक्लूड रीवर्क और रिजेक्ट। तो डिफेक्टिव का क्या मतलब है? ऐसे मटीरियल, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, जो रेडी टू सेल नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें कमियां हैं, तो इनको बोलते हैं डिफेक्टिव्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर इट इज सेलेबल। जैसे आपका होता है, मैं डीटी में भी बात करता हूँ, आपका होता है चावल। तो चावल की जो वो होती है ईख होती है, जो भी बोलते हैं, वो सीधी की सीधी तो नहीं बिकती, हम उसमें चावल अलग करते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम WIP भी बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जो सेल होने से पहले उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की हमें ज़रूरत है। ये नॉर्मल बातें हैं, आप फाइनल में आपको पता है, बट फिर भी हमारा कर्तव्य है पढ़ना, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड में यहाँ पर अलग से भी गिवन है। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट्स, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का जो सेम मशीन में जिसका इनपुट गया और एक साथ दो प्रोडक्ट बने या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बाय द सेम प्रोसेस, ठीक है, आइडेंटिफिएबल एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। और दो अलग अलग प्रोडक्ट बने, ये कब पता लगता है? जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे बेबी होता है तो बाद में पता लगा 9 महीने बाद कि ट्विंस हुए हैं, ट्विंस, पहले तो नहीं पता था ना। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया एग्जांपल है, बाद में पता लगा ट्विंस हुए हैं, तो बाद में पता लगा जॉइंट प्रोडक्ट आया है। एंड रिकॉग्नाइज एज मेन प्रोडक्ट और सर्विसेज हैविंग सफिशिएंट वैल्यू। बट जो ट्विंस बेबी हुए ये तो चलो अचानक हो गए, भगवान की कृपा थी, बट जो ये जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं ये मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि इससे जो हम इनपुट डाल रहे हैं, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इससे दो प्रोडक्ट बनकर निकलेंगे और उन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू होगी, तो ये इनको मेन प्रोडक्ट की तरह ही बोलते हैं। नेक्स्ट, नेट सेल्स रियलाइजेशन, ठीक है, इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट ऑफ डिस्काउंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आपको 10,000 रुपये मिले किसी एक प्रोडक्ट से, तो इसमें से आपने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया और आपने 1,000 रुपये GST पे किया, तो आपका जो नेट सेल रियलाइजेशन है वो बनेगा 8,000 रुपीज़।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अदर इनकम। अदर इनकम इज द इनकम दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू को छोड़कर, जो मेन रेवेन्यू है उसको छोड़कर और कोई अगर आपकी इनकम होती है तो वो सारा अदर इनकम का पार्ट बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब अगर कैपिटल गेन डीटी की बात करें तो ये कैपिटल गेन में आता है, बट अगर नॉर्मल अकाउंट्स की बात करें तो हर फायदा आपका क्रेडिट है यानी इनकम है, और हर लॉस आपका डेबिट है मतलब लॉस है। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट आउटसाइड द बिजनेस, वैसे अदर सोर्स की इनकम है बट अकाउंट्स में ये इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट एन आइटम ऑफ कॉस्ट, पेनल्टीज और लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट एन आइटम ऑफ कॉस्ट, फी रिसीव्ड नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट एन आइटम ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको जैसे फायदा हुआ, ये क्या है फायदा, अगर आप किसी फायदे को किसी लॉस से सेट ऑफ कर देते हो तो फिर वो इनकम है नहीं ना। तो वही बात कह रही है कि आपने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करी तो वो आपकी क्या बनेगी, अदर इनकम। रेंट और लीज फ्रॉम प्रॉपर्टीज लीज्ड अनलेस द प्राइमरी एक्टिविटी इटसेल्फ इज लीजिंग। अगर आपका मुख्य काम ही लीजिंग का है तो फिर ये आपका जो रेंट है ये क्या बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रांट रिसीव्ड आपकी क्या है, अदर इनकम है। रॉयल्टी रिसीव अनलेस इट इज अ पार्ट ऑफ मेजर एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। अगर आपका मेजर काम यही है रॉयल्टी वाला तो फिर आपका ये क्या बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट्स फॉर प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट, अगर आपको कुछ हुआ है तो वो आपकी अदर इनकम है। डिविडेंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट अदर देन इन अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये आपकी क्या है, अदर इनकम है। गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन अदर देन कंसीडर्ड एज फाइनेंस कॉस्ट, आपकी अदर इनकम है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, आपकी अदर इनकम है। आपने कुछ प्रोविजन ज़्यादा बना लिया था, अब उसको आप वापस प्रॉफिट में डाल रहे हो, अदर इनकम है। क्रेडिट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट, आपकी अदर इनकम है। ऑल आइटम्स ऑफ एबनॉर्मल रेवेन्यू सच एज रिकवरीज फ्रॉम बुक डेट, यानी बैड डेट, जो आपने मान लिया था कि अब पैसा नहीं आएगा अब रिकवर हो गया, आपकी अदर इनकम है। ठीक है, एंड प्रायर पीरियड की कोई इनकम जो आज मिलती है वो भी आपकी अदर इनकम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग पीरियड का क्या मतलब है, रिपोर्टिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर विच द कॉस्ट स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। आपका हर फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है, तो जिस भी साल के लिए आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग पीरियड। रेवेन्यू का क्या मतलब है, द टर्म रेवेन्यू विल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स notified by the central government under companies accounting standard rule or in the Indian accounting standard notified under the companies Indian accounting standard rule 2015 as applicable। तो जो भी आपका मतलब रेवेन्यू का फाइनेंशियल अकाउंट में है वही आपका कॉस्ट अकाउंट में भी है। The terms revenue and sale realization denote the same meaning and are used interchangeably। तो जो सेल्स रियलाइजेशन वैल्यू होती है और जो रेवेन्यू होती है दो आर सेम, दोनों की दोनों ये आपकी सेम है, जो हमने ऊपर पढ़ा था नेट सेल रियलाइजेशन और आपका रेवेन्यू। ठीक है, हम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, मतलब रेवेन्यू की जगह सेल्स रियलाइजेशन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं
और सेल्स रियलाइजेशन की जगह रेवेन्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जो प्योर आपका बिजनेस है, जिसके लिए आपने अपना बिजनेस खड़ा किया है, जो आपकी मेन एक्टिविटी है, उससे मिलने वाला पैसा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिप्रेजेंट इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंक्लूड अदर ऑपरेटिव इनकम, जैसे अदर ऑपरेटिव इनकम जैसे सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंसेंटिव रिसीव्ड। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज जनरली रिकॉग्नाइज एट द नेट वैल्यू। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, हम इसको नेट वैल्यू पर लेते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने के बाद, एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। समटाइम revenue is presented at the gross value including excise duty and the excise duty is presented as deduction from gross value of the revenue। भाई कभी कभी ये भी होता है, जैसे 10,000 रुपये आपका ग्रोस रेवेन्यू है, आपने इसको क्या करा, आपने इसको अपने P&L के क्रेडिट साइड में लिखा, बट उसके नीचे आपने क्या कर दिया, लेस कर दी एक्साइज ड्यूटी, मतलब लेस आपने कर दिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मतलब तो सेम ही है ना। अब या तो आप डायरेक्ट 9,000 लिख दो या आप ऐसे अलग से करके दिखा दो, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज द इंसिडेंटल इनकम अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी बट नॉट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ मेन गुड्स और सर्विसेज and it does not include other income। अदर ऑपरेटिंग इनकम आपकी ना तो अदर इनकम है, ना आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ये है क्या, जैसे बाय प्रोडक्ट आपका अचानक बन गया, उसको आपने सेल कर दिया, तो ये आपका अदर ऑपरेटिव इनकम है, मतलब मेन बिजनेस की इनकम है, बट ना तो अदर इनकम है और ना ही आपका मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है। जैसे सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप, जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड सब्सिडीज और ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये सब आपके क्या है, अदर ऑपरेटिंग इनकम। अगली डेफिनेशन, रिजेक्ट क्या होता है, डिफेक्टिव्स। डिफेक्टिव्स क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था, डिफेक्टिव्स जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। तो रिजेक्ट क्या है, रिजेक्ट का क्या मतलब है, डिफेक्टिव्स विच कैन नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड इवन आफ्टर पुटिंग इन एडिशनल रिसोर्स। वो सामान, जो वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करा, बट उस पर रिवर्क करने के बाद भी उस पर कोई असर ना पड़ा, तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट। नेक्स्ट, स्क्रैप, discarded material having no or insignificant value and which is usually either, जो नॉर्मली क्या होता है, either dispose of without further treatment, मतलब हम उसको बेच देते हैं, other than reclamation and handling, और reintroduce, या फिर हम उस सामान को दोबारा से इनपुट में यूज कर लेते हैं इनटू द प्रोसेस इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप। ठीक है। ऐसा सामान जो खराब है या तो बेच दो या फिर उसको दोबारा से आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, तो जब दोबारा से आपने उसको इंट्रोड्यूस किया तो फिर इनपुट में उसकी वैल्यू जोड़ी जाएगी जब एक सामान की कॉस्ट शीट बनेगी। नेक्स्ट, स्पॉइलेज, प्रोडक्शन that does not meet the quality requirements or specification and cannot be rectified economically। ऐसा प्रोडक्शन जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाया या फिर ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन थी
जिसको पूरा नहीं कर पाए। मैंने बोला था ब्लू कलर का पेन बनाइयो, यहाँ पे एक टोपी लगाइयो, यहाँ पे एक ढक्कन लगाइयो, बट वो पेन ब्लू तो आपने बनाया ही नहीं, आपने रेड बना दिया, तो भाई मेरे लिए तो वो पूरा पेन खराब हो गया। ठीक है। एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इकोनॉमिकली, और अब उसको आप मतलब ऐसा सामान जो अब किसी काम का ही नहीं है, ठीक है, चाहे बन गया वो रेड पेन, मान लो रेड पेन को यूज ही नहीं करता, तो वो पेन क्या हो गया, अब खराब हो गया, स्पॉइल हो गया। लास्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, वेस्ट, material lost during production or storage and discarded material which may or may not have any value। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट इज हार्ड वेस्ट एंड सॉफ्ट वेस्ट इन टेक्सटाइल वैल्यू। तो ऐसा सामान जो प्रोडक्शन के दौरान या रखा रखा खराब हो गया, चाहे उसकी वैल्यू हो या अब ना हो, बट वो अब काम नहीं आएगा, तो वो क्या है, वेस्ट है। वेस्ट मतलब वो सामान बनने तक पहुंचा नहीं ना, वो डिफेक्टिव तो है नहीं। डिफेक्टिव क्या होता है, जो सामान बना बाद में डिफेक्टिव हुआ, तो वो तो घुसा ही नहीं मशीन में, तो वो मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट पर। चलिए अगला टॉपिक आपका है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। जो हम बात कर रहे थे कि हमको रेवेन्यू को मेज़र करना है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, तो क्या क्या वो सिद्धांत है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनका पालन आपको करना है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग आर रिपोर्टिंग पीरियड, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। शैल बी मेजर्ड बेस्ड ऑन द नेट रियलाइजेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की जब आप वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, जो आप आंकड़ा फाइंड आउट करोगे, वो आपको किसके बिहाफ पर लेनी है, मतलब आपको क्या लेना है, आपको लेनी है नेट सेल रियलाइजेशन वैल्यू, जो हमने ऊपर देखी थी, मतलब कि नेट ऑफ आईडीटी, नेट ऑफ आपका डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट, revenue from sale of joint products shall be measured separately for each main product or each main services sold. Next, revenue from sale of goods or services shall be measured separately for each unit, each location of an entity। एक कंपनी की जैसे प्लांट है या कंपनी के अलग अलग ऑफिसेज है, मतलब अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबका रेवेन्यू अलग अलग से आपको कोस्ट शीट में दिखाना पड़ेगा, और हर एक प्रोडक्ट का भी आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, हर एक सर्विसेज का आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इट शैल बी सब क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सोल्ड, ऑपरेशन सोल्ड एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। आपको रेवेन्यू एक्सपोर्ट का अलग, डोमेस्टिक का अलग, जो सामान आपने बनाया उसका अलग, आपका ऑपरेटिव रेवेन्यू कितना है वो अलग, और आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी से कितना रेवेन्यू कमाया वो अलग। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी मेजर्ड सेपरेटली फॉर सेल ऑफ ईच टाइप ऑफ बाय प्रोडक्ट, डिफेक्टिव, सेकेंड ग्रेड प्रोडक्ट, रिजेक्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, वेस्ट। तो जितना भी आपका बाय प्रोडक्ट है, वेस्टेज है, डिफेक्टिव है, फलाना फलाना फलाना, उन सब का रेवेन्यू आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ अ बाय प्रोडक्ट इज फर्दर प्रोसेस बिफोर सेल एंड सेल देन सेल रियलाइजेशन ऑफ सच बाय प्रोडक्ट शैल बी नेट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक बाय प्रोडक्ट बना जो अपने आप बनता है, बट उसको बेचने से पहले आपने उस पर और कुछ खर्चा किया, आपने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करी, तो जो सेल रियलाइजेशन होगी उस प्रोडक्ट की, उसमें से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करोगे, ऑब्वियसली बात है। इट्स नेट सेल रियलाइजेशन शैल बी एडजस्टेड
against the joint cost of production of relevant main product। अब ये जो बाय प्रोडक्ट है इसको आपने 100 का बेचा, 100 में से आपने 10 रुपये की प्रोसेसिंग करी, तो यानी कि नेट आपने इसको 90 का बेचा। तो जो ये 90 रुपये है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिकवर करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे किससे, जो जॉइंट कॉस्ट आई थी मेन प्रोडक्ट को बनाने में। क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट तो अपने आप बनाए, तो इससे जितना भी फ़ायदा प्राप्त हुआ है उसकी हम रिकवरी करेंगे, मतलब उस कॉस्ट को, मतलब उस फायदे को उस कॉस्ट में से माइनस करेंगे जो कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट के नाम पर मेन प्रोडक्ट को बनाने में आई थी। नेट सेल रियलाइजेशन ऑफ डिफेक्टिव्स, सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट, रिजेक्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट shall be adjusted against the cost of production of related goods sold। जो सामान डिफेक्टिव है या लो क्वालिटी का है, मतलब सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट है या रिजेक्ट है या स्क्रैप है या स्पॉइलेज है या वेस्ट है, इस पेन में से कोई सामान, मतलब इस पेन को बनाने के बाद आपके पास कुछ डिफेक्टिव आया, कुछ लो क्वालिटी का आया, कोई रिजेक्ट आया, जिनको आपने बेचा, तो जो रिकवरी हुई वो रिकवरी भी इस पेन की बनाने की कॉस्ट में से क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा इस मेन प्रोडक्ट से ही हुआ है। समझ गए ना? चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ इनपुट्स, यूटिलिटीज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड शेयर्ड और सपोर्ट सर्विसेज शैल बी एडजस्टेड against the cost of purchase or cost of production of the related input, utility, intermediate product and shared or support services। इस पेन को बनाने में कुछ प्लास्टिक यूज़ होती है, ठीक है, वो आपने बहुत सारी खरीद ली। अब कुछ प्लास्टिक आपके पड़ोसी के दुकानदार को चाहिए थी, जो ये पेन भी बनाता है, आप भी बनाते हो, तो आपने कुछ प्लास्टिक उसको बेच दी। तो जो आपने बेची, जो आपको पैसा मिला, वो आप कहाँ से माइनस करोगे, जिसमें से आज जो प्लास्टिक आप खरीद कर लाए थे। ठीक है, मतलब आपने 1 लाख रुपए की बहुत सारी प्लास्टिक खरीदी, अब आपने उसमें से 10,000 रुपये की बेच दी, तो अब नेट प्लास्टिक आपने कितने की खरीदी, 90,000 की खरीदी। ठीक है, चलिए, अदर इनकम शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। जो आपकी अदर इनकम होती है, अदर इनकम की जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसका कोई भी ताल्लुक कॉस्ट शीट से नहीं है, उसको हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर वो कहाँ जाएगा, वो आपका कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, बट कॉस्ट शीट में कोई भी हिस्सा अदर इनकम का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अदर इनकम शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट स्टेटमेंट। थोड़ा करेक्शन करते हैं, मतलब ये अदर इनकम सारी की सारी आपकी कहाँ पर जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंट में जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी और ना ही कॉस्ट शीट में जाएगी। नेक्स्ट, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट क्रिएटेड अंडर द CSR program shall not be considered in determining profit or loss as per the cost statement। भाई ये भी आपकी अदर इनकम है, आपने कोई CSR करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया, तो ये भी आपका कॉस्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड सब्सिडीज, ग्रांट और इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स or rendering of services shall be part of revenue from operation and shall be identified with each product sold or services rendered। तो आपको इस पेन को बनाने में कुछ सब्सिडी मिली, तो वो सब्सिडी इस पेन को बनाने में मिली, तो वो जो सब्सिडी मिली है वो आपकी एडजस्ट होगी। ठीक है, वो आपकी एडजस्ट होगी और वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बनेगी। ठीक है, मतलब इस पेन को बनाने में कुछ सब्सिडी मिली तो आपको और फ़ायदा हो गया, आपकी और इनकम हो गई,
आपकी और इनकम हो गई, तो वो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाली कैटेगरी में ही नीचे लिखी जाएगी कि इंसेंटिव फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव और एनी सच पेमेंट received or receivable to support the current operation of the entity other than those in the nature of capital grant and other than item referred in para 5.1 जो हमने ऊपर पढ़ा above shall be treated as reduction in the related cost। तो कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट और कोई ऐसी पेमेंट जो अब आपको वापस मिल गई, पहले आपने पे कर दी थी बट अब आपको वापस मिली है, ठीक है, अब आपको वापस मिली है, तो ये एक तरह से क्या है, आपका रिफंड है। तो ये आपका एडजस्ट होगा, ये आपका माइनस होगा, इस पेन को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी उसमें से माइनस होगा। ठीक है, और जो कैपिटल ग्रांट है वो एकदम से माइनस नहीं होगी, तो वो क्या होगी, वो आपकी कैपिटलाइज होगी। ठीक है, तो सर 5.11 और 5.10 में क्या फ़र्क है? 5.11 में पेमेंट दे दिया था, बाद में आया है, और 5.10 में आपने कुछ नहीं दिया, आया ही आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ रेफरेंस है, जितने भी आप ऊपर अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो वो भी आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं लगेंगे, उनका पैरा नंबर भी यहाँ पर गिवन है, तो वो भी आपको साथ साथ दोबारा से एक बार मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये पैरा नंबर याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ रेवेन्यू शैल बी मेड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन or for compliance with the requirement of a cost accounting standard, or the change would result in more appropriate preparation or presentation of cost statement of an entity। ये जो सिद्धांत है, ये जो रूल्स है, इनको आप तभी बदलना जब सरकार बोले या आपका इंस्टीट्यूट बोले या फिर कानून में कुछ बदलाव आए, या फिर आप कुछ गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे तो अब आप अपने प्रिंसिपल को ठीक कर रहे हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो बिना बात आप अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं करोगे, जब सरकार बोलेगी तभी करोगे या जब जरूरी होगा तभी करोगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। अब आपके 3 टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे से, जिनके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो है असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू। जैसे कॉस्ट को असाइन करते हैं वैसे रेवेन्यू को कैसे असाइन करेंगे। रेवेन्यू फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट या फिर ईच टाइप ऑफ सर्विसेज शैल बी असाइन्ड डायरेक्टली टू दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विसेज to the extent it is economically feasible। Economically feasible implies that it is practical feasible to assign revenue to a particular product or services with reasonable cost and effort। Reasonable cost and efforts are matter of judgment। भाई ये reasonable वर्ड तो वही है ना कि सबकी रजामंदी से या सबके फैसले से जो भी सही लगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रेजेंटेशन। नेट सेल रियलाइजेशन, क्योंकि हमने देखा था कि हम रेवेन्यू किसके आधार पर लेंगे, नेट सेल रियलाइजेशन फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विसेज शैल बी इंडिकेटेड सेपरेटली। हम अलग अलग दिखाएंगे, एक्सपोर्ट का कितना, डोमेस्टिक का कितना, ठीक है, मैन्युफैक्चर सामान का कितना, ऑपरेशन से कितना, ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी, एंड मैच अगेंस्ट द कॉस्ट, और इनको कमाने के लिए कितना खर्चा आया, एंड द कॉस्ट ऑफ सेल नेट ऑफ ड्यूटीज एंड मार्जिन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ आपकी आ गई, एक तो रेवेन्यू आ गया, ठीक है, एक कॉस्ट आ गई और एक मार्जिन आ गया। तो वो सब आपको अलग अलग दिखाना है, एक्सपोर्ट का अलग, डोमेस्टिक का अलग, मैन्युफैक्चर्ड का अलग, ट्रेडिंग का
अलग। फिर आपको क्या दिखाना है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड वेयर एप्लीकेबल, एंड सेलिंग प्राइस भी आपको बताना है पर यूनिट सोल्ड शैल बी प्रेजेंटेड अंडर ईच प्रोडक्ट और सर्विसेज। भाई फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में तो ये होता है इतना सामान बिका, इतनी क्वांटिटी बिकी, बात खत्म। बट उसका जो मेन पिक्चर होता है, एक सामान कितने का बिका, एक सामान के पीछे खर्चा कितना आया, वो सारा आपका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ऑलराइट, चलिए अगला टॉपिक, आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में। द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू ईच रिलेटेड पार्टी। ये आपका नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी होता है, ठीक है, कि आपने अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करी, विद बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पर करी उसका क्या आधार था, आपने उस प्राइस पर क्यों करी, उसका रीज़न दो। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम बाय प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आपको इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की याद आ रही होगी, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेलेवेंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अमाउंट एंड नेचर ऑफ एनी सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने कोई बदलाव किया, एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड अप्लाइड फॉर मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द कॉस्ट स्टेटमेंट, जिस बदलाव का एक बड़ा प्रभाव पड़ा, विच हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड। Where the effect of such change is not ascertainable, then wholly or partly the fact shall be indicated. अगर उसका प्रभाव आपको पता नहीं लग पा रहा तो हमें कारण बता दो कि आपने क्यों बदलाव किया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर्स शैल बी मेड ओनली वेयर मटीरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वांटिफिएबल। जहाँ पर बड़ा डिस्क्लोजर हो, महत्वपूर्ण हो, सिग्निफिकेंट हो और क्वांटिफिएबल हो, जिसको मापा जा सके। लास्ट डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट और एज अ फुट नोट और एज अ सेपरेट शेड्यूल। जो भी आपको बातें बतानी है या तो कॉस्ट शीट में लिख दो या नीचे लिख दो या अलग से पन्ना लगा दो, ठीक है। चलिए जी, लास्ट टॉपिक, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका कब से लागू हुआ, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 फॉर बीइंग अप्लाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर गुड्स सोल्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 की कहानी होती है खत्म। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।